हेलो हेलो, गुड इवनिंग सबको। साउंड क्लियर है ना? इसको पूरा खोल दो। नहीं और आगे आओ। ओके, प्रशांत सर इज ऑन लीव फॉर नेक्स्ट 3 days। तो रैदर देन कि हम आपका क्लास बंद कर दें, वी हैव चूज कि हम आपके कुछ कुछ टॉपिक्स खत्म करा देंगे। वी विल कैरी फॉरवर्ड 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे एथिक्स से रिलेटेड है, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। एम आई राइट? बोलो, अरे बोलो यार, प्लीज बोलो। बोल सकते हो ना तुम लोग? बोल सकता है ना? तो बोलना यार। ठीक है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विथ गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। आज हम लोग सिलेबस देखेंगे और आने वाले बाकी के जो 3 दिन है उसमें एक पूरा का पूरा सोशल जस्टिस का टॉपिक खत्म कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दो, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ये बता दो। क्या आपने जस्टिस पढ़ा है क्या? जस्टिस नहीं? चलो, वी विल स्टार्ट विद जस्टिस, देन वी विल स्टार्ट विद सोशल जस्टिस, वी विल स्टैंड द सिलेबस। 1-1.5 घंटे पढ़ेंगे, इससे ना ज़्यादा मैं पढ़ाता हूँ और ना इससे ज़्यादा मुझे पढ़ाने का मन करता है। ठीक है, अपन इतने देर पढ़ेंगे। 8:30 वी विल लीव द क्लास। एम आई राइट? हाँ, बट फॉर द नेक्स्ट 80-90 मिनट्स आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन क्लास में होना चाहिए। आपके दिमाग में कोई नहीं आना चाहिए, केवल मैं, बोर्ड, बातें, सिलेबस। एम आई राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये नोट्स वोट्स बस देखने को है। आई एम थोड़ा सा ओल्ड स्कूल, मैं ब्लैक बोर्ड यूज करूंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आई एम थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वाला, मेरे को पीपीटी वगैरह समझ में नहीं आती। ठीक है, चलिए। अब मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाला हूं। एक वर्ड लिखा हुआ है बोर्ड पे, दैट इज, क्या लिखा हुआ है? जस्टिस। ठीक है, जस्टिस क्या है? जस्टिस क्या है? जस्टिस फेयरनेस है। जस्टिस क्या है बेटा? जस्टिस फेयरनेस, राइट। अगर आप थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कीजिएगा तो जस्टिस क्या है? जस्टिस फेयरनेस है। किसमें फेयरनेस है? स्टेट का जो फंक्शन है, स्टेट का फंक्शन क्या है? रिसोर्स। और स्टेट का फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंट्री के अंदर जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्स हैं, इन रिसोर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में स्टेट अगर फेयरनेस को फॉलो करने लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट किसको फॉलो कर रहा है? जस्टिस को फॉलो कर रहा है। तो जस्टिस ह्यूमन एग्जिस्टेंस का सबसे सुप्रीम वर्चू है। आई रिपीट, सबसे सुप्रीम वर्चू है, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम है। एक बार के लिए आप इक्वालिटी को इग्नोर कर सकते हो, एक बार के लिए आप लिबर्टी को इग्नोर कर सकते हो, बट क्या आप जस्टिस इग्नोर कर सकते हो? आंसर इज नहीं सर, जस्टिस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? क्यों नहीं इग्नोर कर सकते? क्योंकि जस्टिस जो है वो फाउंडेशनल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है बेटा? फाउंडेशनल वैल्यू है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट वगैरह के बारे में सुना होगा उनको ये बात पता होगी कि फंडामेंटल राइट को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक फाउंडेशनल वैल्यू है। तो जो भी फाउंडेशनल वैल्यूज होती हैं, क्या आप उसको इग्नोर कर सकते हो? आंसर इज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ध्यान से देखो, ये रोज हैंग करता है क्या? रोज हैंग करता है ना ये? नहीं? ओके, मेरे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। मैं जिस बोर्ड के सामने जाता हूँ, मतलब किसी भी क्लासरूम में मुझे खड़ा कर दो, पक्का हैंग करेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, अगर ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, अगर ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर, और ये हमारा मान के चलो कि दिस इज द ग्राउंड फ्लोर। ये कौन सा फ्लोर है? ग्राउंड फ्लोर है। अगर हमने 4th फ्लोर को उड़ा दिया, तोड़ दिया, ढा दिया,
तो इस स्ट्रक्चर के एग्जिस्टेंस पे कोई असर पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर रहेगा हमारे पास। दूसरा, अगर हमने फोर्थ फ्लोर के साथ थर्ड फ्लोर भी उड़ा दिया तो भी स्ट्रक्चर तो है ना हमारा, है ना? अगर हमने सेकंड फ्लोर भी उड़ा दिया तो भी है ना हमारा स्ट्रक्चर। व्हाट इफ हमने फर्स्ट फ्लोर को कुछ नहीं किया, सेकंड फ्लोर को कुछ नहीं किया, थर्ड फ्लोर को कुछ नहीं किया, फोर्थ फ्लोर को कुछ नहीं किया, केवल ग्राउंड फ्लोर उड़ा दिया? क्या ये बिल्डिंग एग्जिस्टेंस रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। एम आई राइट? क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज दिस फ्लोर इज द फाउंडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग। एम आई राइट? एम आई राइट? तो वैसे ही ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए आप 5000 वैल्यूज को लिख लो, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स, जो लिखना है सब लिख लो, बट अगर आपने जस्टिस को फाउंडेशन नहीं रखा तो इसका मतलब यह है कि इस पूरी सोसाइटी का जो पीस है प्लस जो स्टेबिलिटी है, वो पीस और स्टेबिलिटी की धज्जियां उड़ जाएगी। एम आई राइट? तो सारी दुनिया एक तरफ, जस्टिस का वर्चू एक तरफ। बात समझ में आया? एम आई राइट? कोई भी सोसाइटी देख लो, कोई भी सोसाइटी देख लो, सीरिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन जिन सोसाइटीज में, इन जिन कंट्रीज में जहां पे आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, जहां पे आपको ह्यूमन राइट के ग्रॉस वायलेशन देखने को मिलते हैं, जहां पे डिस्टरबेंस देखने को मिलती है, उसका जेनेसिस, उसका ओरिजिन क्या रहा है कि हमने जस्टिस के फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। एम आई राइट? एम आई राइट? पास्ट में भी जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है उनको सफर करना पड़ा है। फ्यूचर में भी जो लोग जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, दे विल हैव टू दे विल हैव टू they will have to suffer. Am I right? Am I right? कोई डाउट? यस, नो, कुछ तो बोल दो। वेरी गुड। समझ में आया? समझ में आया? अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। किसका कॉन्सेप्ट है? किसका कॉन्सेप्ट है? किसका कॉन्सेप्ट है? सोशल जस्टिस का। एम आई राइट? ठीक है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि आप सोसाइटी के लेवल पे किस वैल्यू को प्रमोट कर रहे हो? तो जस्टिस को प्रमोट कर रहे हो। सोसाइटी के लेवल का मतलब क्या हो गया? सोसाइटी में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सोसाइटी में जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप उन सबको किस वैल्यू सिस्टम के साथ देखना पसंद कर रहे हो? जस्टिस के साथ। एम आई राइट ना? अरे एम आई राइट? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सोसाइटी में जो ग्रुप्स वगैरह हैं, उन ग्रुप्स वगैरह को बताओ, सोसाइटी में कौन कौन दिखता है, ये बताओ तो। बताओ सोसाइटी में कौन कौन दिखता है? चिल्ड्रन दिखते हैं ना? ठीक है। आपको कौन दिख रहा है? आपको चिल्ड्रन दिख रहा है। और कौन दिख रहा है? विमेन दिख रही हैं। विमेन, फिर ओल्ड एज। और कौन दिख रहा है? हाँ, ट्रांसजेंडर। वेरी गुड। ट्रांसजेंडर और स्पेशली
ये लिखने का तरीका है। स्पेशली एबल्ड का मतलब क्या होता है? दोज हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड। पहले टर्म क्या चलता था? फिजिकली हैंडीकैप्ड। फिर टर्म क्या आया? फिर क्या आया? डिसेबल आया। अब क्या आता है? स्पेशली एबल्ड। ये नोमेनक्लेचर चेंज करने का कोई फायदा है क्या? बोलो, क्या फायदा है? बोलो। आ क्या क्या? कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, मतलब एक सिविलाइज सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है अगर आपके नोमेनक्लेचर अच्छे हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? अरे हाँ या ना? अब देखो, व्हाट मेक ह्यूमन बीइंग डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल हमारे हाथ में है। बात समझ में आया? अरे हाँ ना? अगर मैं आपको बोलूं, दिल पे मत ले लेना, अगर मैं आपको बोलूं आप घटिया इंसान है, आपको सुनने में खराब लगेगा। अरे हाँ या ना? दूसरों को भी खराब लगेगा। वही अगर मैं आपको बोलूं कि आप अच्छे आदमी नहीं हैं, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वर्जन हुआ या कि नहीं हुआ? हुआ ना? ये नोमेनक्लेचर आपको आपका ईगो हर्ट नहीं होने देता है, आपको बुरा फील नहीं होने देता है, आपको साइकोलॉजिकली उतना बुरा फील नहीं होता है। तो जब आप बोलते थे हैंडीकैप्ड, जब आप बोलते थे डिसेबल्ड, तो वो थोड़ा सा दिल पे बात लगती थी, साइकोलॉजिकली एक इंपैक्ट आता था उसका नेगेटिव ओरिएंटेशन के साथ। बट जब आप स्पेशली एबल्ड बोलते हो तो वहां पे वो चीज नहीं आती है। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या नाम बदल देने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? नाम बदल देने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी क्या? बोलो बोलो। नहीं होंगे ना? तुम्हें खून पसीने से पढ़ाया मैंने। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि केवल नाम बदल देने से काम नहीं चलेगा। और देखो और कौन है हमारे पास। क्या इसी सोसाइटी में आपको एसिड अटैक की विक्टिम दिखती है ना बेटा? अरे हाँ या ना? क्या इसी सोसाइटी में आपको रेप की विक्टिम्स दिखती है ना? और इस सोसाइटी में कौन दिखता है आपको? इस सोसाइटी में आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दिखता है क्या? हाँ, इस सोसाइटी में आपको कौन दिखेगा? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। आई रिपीट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन। कहाँ लग गया यार? मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा तो नहीं है ना? हम पहली बार मिल रहे हैं क्या? हाँ, बैंडिस जल्दी समझ आपको लग गया। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सोसाइटी में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं, उनकी सिचुएशन क्या सेम है? क्या सबका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन सेम है या डिफरेंट है? सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। एम आई राइट? ये बात आपको याद रखना होगा कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, इन सबके जो सोशल कंडीशंस हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो सोशल कंडीशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो पॉलिटिकल कंडीशन है, वो कंडीशन सिमिलर
नहीं। एम आई राइट? मे भी हमारे पास एक अपर कास्ट का मेल होगा जिसका सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस एससी कैटेगरी के मेल से ज्यादा हो सकता है। एम आई राइट? मे भी हमारे पास एचटी की विमेन होंगी जिनका सोशल स्टेटस एससी फीमेल के साथ ज्यादा हो सकता है। एम आई राइट? मे भी हमारे पास ओबीसी हो सकता है जिसका सोशल स्टेटस एससी से ज्यादा हो सकता है। बात समझ में आया? बट इस ओबीसी का मे भी अपर कास्ट मेल से कम हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं है? अरे हाँ या ना? बट मुझे एक बात बताना, ये जितने भी टर्म्स मैंने लिखे, एससी, एसटी, मेल, फीमेल, ओबीसी, इस सब में तुम्हारा कोई कंट्रोल है क्या? कैन यू डिटरमाइन योर जेंडर? बोलो, अपना जेंडर, अपना सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो क्या तुम? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नो सर, नहीं कर सकते, नेचुरल है। क्या हम अपना कास्ट और क्लास डिसाइड कर सकते हैं क्या, कि हम किस क्लास में, किस कास्ट में बर्थ होंगे? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जब ये पैरामीटर हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो अगर इन पैरामीटर के बेसिस पे रिलीजन, लैंग्वेज, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, अगर इन सारे लैंग्वेज के बेसिस पे, सॉरी, इन सारे पैरामीटर के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर किसी को ज्यादा प्रिविलेज मिल रहा है, अगर किसी को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सोशल डायमेंशन में, पॉलिटिकल डायमेंशन में, इकोनॉमिक डायमेंशन में, तो सही है या गलत है? सही है, गलत है? गलत है। एम आई राइट? एम आई राइट ना? अब इसको काउंटर करने के लिए हम क्या करेंगे? किसका कॉन्सेप्ट लेके आएंगे? सोशल जस्टिस का। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस? फर्स्ट स्टेज क्या है? बोलो बोलो। फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज क्या है? जोर से बोलना, धीरे बोलता है। नहीं, हर एक सेक्शन का नहीं, फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है यू नीड टू, वेरी गुड, यू नीड टू आइडेंटिफाई। बेटा, अरे ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा ना, मैं सुधार देगा, बट बोलेगा तो कम से कम। समझ में आया कि नहीं आया? लाना, मैं कर लूँ। ठीक है, बात समझ में आया? फर्स्ट स्टेज क्या है? हमें आइडेंटिफाई करना। सेकंड, वेरी गुड, पहले आइडेंटिफाई किया, अब क्या करेंगे? उसको एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एनालाइज करेंगे। ठीक है, व्हाट विल इज द थर्ड स्टेज? तुम लोग सोच सकते हो, सोचो। पहले हमें आइडेंटिफाई करना था, फिर हमें एनालाइज करना था कि ये 10% सोशली डिप्राइव्ड है, 20% सोशली डिप्राइव्ड है, या ये सोशली डिप्राइव्ड नहीं है, ये इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, ये इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड नहीं है, ये पॉलिटिकली डिप्राइव्ड है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हमने क्या किया? एनालाइज किया। थर्ड बताओ। हाँ? नहीं। हाँ? थर्ड इज प्रोग्राम फॉर्मुलेशन। अरे हाँ या ना? अब एक बार जब एनालाइज करके बोल दिया कि 10% इनको 10% इनकी सोशल डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज है, तो उस 10% को भरने के लिए अपन क्या करेंगे? फिर अब प्रोग्राम फॉर्मुलेट करेंगे। तो सब क्या हो जाएगा? वेरी गुड बेटा, किसी ने स्कीम बोला है, बहुत अच्छा बोला। प्रोग्राम फॉर्मेशन,
फॉर्मुलेशन, फॉर्मेशन कुछ भी लिख दो, सब चलेगा। एंड लास्ट स्टेज इज बेटा, वेरी गुड, लास्ट स्टेज इज प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। एक और स्टेज छूट रहा है, कौन बताएगा? लास्ट स्टेज एक और छूट रहा है, हालांकि 4 ही होते हैं, 5वां रिसेंट टाइम में ऐड हुआ है, बताओ। फीडबैक। लास्ट स्टेज क्या है? फीडबैक। एम आई राइट ना? तो व्हाट इज द लास्ट स्टेज? द लास्ट स्टेज इज फीडबैक। एम आई राइट? एम आई राइट ना? हो गया इस तरह से। इस तरह से हमारा बेसिक ऑफ सोशल जस्टिस समाप्त हुआ। समझ में आया ना? आया क्या? अब आप बात बताना, क्या आपको बिल्कुल भी इसमें रटना पड़ा, याद करना पड़ा क्या? नहीं, कुछ याद नहीं करना है। सिंपल सा लॉजिक है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो वर्नरेबल हैं, सोसाइटी में कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड है, सोसाइटी में ऐसे सेक्शन हैं जिनका सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन फेयर नहीं है। तो उनको क्या करना पड़ेगा? हमें उनको बाकी लोगों के लेवल के ऊपर लेके आना पड़ेगा, हमें उन्हें एम्पावर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? एम्पावर। तो अगर कोई डिप्राइव्ड है आई रिपीट, अगर कोई डिप्राइव्ड है और हमें अगर उसको एम्पावर करना है तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा? वेरी गुड, हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा? सोशल जस्टिस का पाथ हमें फॉलो करना पड़ेगा। एम आई राइट? कोई डाउट है यहां तक? बोलिए बोलिए। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, यही है सोशल जस्टिस। सोर्स क्या क्या है? ग्राउंड क्या क्या है? क्यों सोशल जस्टिस दोगे? सबसे पहले तो ये बताओ, क्यों दोगे? हाँ, बिकॉज ऑफ? क्यों? मर रहा है, मरने दो। क्यों देना चाह रहे हो? क्यों हजारों करोड़ का प्रोग्राम, जिससे रोड बन सकता था, हाईवे बन सकता था, स्कूल बन सकता था, उससे आप लोग पेंशन में दे रहे हो? नहीं देते। क्यों दे रहे हैं? ये तो आउटपुट है कि हमने पैसा दिया तो वो एम्पावर हो गया, हमने पैसा दिया तो वो अपलिफ्ट हो गया, बट हम कर क्यों रहे हैं? रीजंस क्या है? किसी ने बोला टू प्रमोट इक्वालिटी, ठीक है, बट हम क्यों इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं ये बताओ। बोलो। फॉर राइज, राइट्स, और थोड़ा बेहतर पहुंच जाओगे वहां तक। हाँ, डिग्निफाइड लाइफ, और थोड़ा बेहतर। बोलो बोलो, अरे तू तो बोल। ऑनलाइन के आंसर्स हैं टू प्रमोट पीस, इक्विटी, स्टेबिलिटी, टू टेक केयर ऑफ वर्नरेबल सेक्शन, प्रमोट सोसाइटी फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी। सब सही है, बट वाई वी आर इवन कंसर्न टू प्रमोट इक्वालिटी? वाई शुड बी द पीपल इन पावर शुड एलोकेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्स कि हम एम्पावरमेंट करें, हम सोशल जस्टिस करें, हम वर्नरेबल सेक्शन का ध्यान रखें, बिकॉज दे आर डिप्राइव्ड हिस्टोरिकली? नहीं भाई साहब, फॉर वेलफेयर ये भी गलत है। बिकॉज बिकॉज मुझे उम्मीद था कोई तो बोलेगा, बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन चीख चीख के ये बात कहता है कि जो जस्टिस है आपको देना पड़ेगा। प्रेम्बल चीख के ये बात कहता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन सारे सिटीजन्स को आप
सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस देंगे। एम आई राइट? वो सारी बातें ठीक है, इक्वालिटी, वेलफेयर वगैरह वगैरह, बट जो लोग पावर में है, जो लोग गवर्नमेंट में है, वो किससे चलेंगे? प्रिंसिपल से चलेंगे क्या? नहीं, वो किससे चलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन से चलेंगे। एंड जस्टिस देना क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। अब उस पोस्ट पे कौन होगा उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी उस पोजीशन पे होगा उसका ये ऑब्लिगेशन है। किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि आपको डिलीवर करना है उनके लिए जो कैसे हैं? वर्नरेबल है, उनके लिए जो कैसे हैं? डिप्राइव्ड है। बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? अब आपकी सारी बातें सही हैं कि जस्टिस, इक्वालिटी, स्टेबिलिटी, लिबर्टी सब सही है। अब बट द मेन रीजन क्या है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। तो ये सारी बातें मैं इसलिए एक्सप्लेन करते जा रहा हूं आपको कि सोशल जस्टिस के आंसर में आपको कंक्लूजन नहीं मिलता है कि क्या कंक्लूजन लिखें। तो उसमें वो पूछेगा तो आप लिख देना कि दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन फॉर दैट वर्नरेबल कम्युनिटी। बात समझ में आया कि नहीं है? अरे हाँ या ना? तो ये बात आपको याद रखनी है। थैंक यू बोलो। थैंक यू। हाँ थैंक यू बोलो। रीजन क्या होता है? कंटेंट सबको याद होता है, इंट्रोडक्शन बहुत लोग कर लेते हैं, सबसे ज्यादा बैंड कहाँ बजती है? कंक्लूजन लिखने में। समझ में नहीं आता है कि किस एंड पे खत्म करना है, पॉजिटिव, निगेटिव वगैरह वगैरह। तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। एम आई राइट? एम आई राइट? कोई डाउट है यहां तक? बोलो। ऑनलाइन में कोई डाउट है? चलो जी, हो गया। यही सोशल जस्टिस है। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं। अब हमारे पास, अच्छा एक और बात बड़े ध्यान से सुनना। माई एम ऑफ द क्लास इज नॉट टू गिव यू अ लॉट ऑफ नॉलेज, बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें बहुत सा ज्ञान देने के लिए नहीं आया है। द सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑफ माई क्लास व्हेन आई एंटर इनटू द क्लास, मेरे क्लास का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर 4 क्वेश्चन सोशल जस्टिस से आएंगे तो आप ये चारों क्वेश्चन में 80% मार्क्स लेके आएंगे, बस। मैं इससे ज्यादा सोचता ही नहीं है। एम आई राइट? तो जो भी हमारे डिस्कशन चल रहे हैं उसका एम यही है कि आपका मेंस में नंबर ज्यादा आना चाहिए। खत्म। ज्ञान लेके अचार डालने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट गेट सेलेक्टेड, उसके बाद पढ़ते रहना, नॉलेज एक्यूमुलेट करते रहना, फिर चलेगा। बट एम क्या है? नंबर को गेन करना। यहां तक कोई डाउट है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। ठीक है, अब ध्यान से देखो। कोई भी सेक्शन अगर तुम उठाओगे, चाहे आप वुमेन उठा लो, वुमेन के लिए कौन सा कलर यूज किया हमने? सही है क्या? सही है? हाँ? नहीं, गलत है ना यार। कलर कैसे किसी चीज को रिफ्लेक्ट कर सकता है? ये गलत है। बच्चों के लिए कौन सा कलर यूज करें फिर? ये क्या लिखा हुआ है? चिल्ड्रन। ये क्या लिखा हुआ है? ओल्ड एज। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। एम आई राइट? फर्स्ट वी हैव women, देन वी हैव चिल्ड्रन, देन वी हैव ओल्ड एज के लोग हैं। इसके अलावा आप ट्रांसजेंडर, इसके अलावा आप जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर जो डिसेबल्ड है उनके बारे में, एंड लास्ट बेटा आपको
SC और ST के बारे में पढ़ना है। समझ में आया? समझ में आया? सबसे पहला में क्या, वुमेन, उसके बाद ट्रांसजेंडर, फिर चिल्ड्रन, फिर डिसेबल, फिर SC ST एंड लास्ट वी हैव ओल्ड एज के लोग हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? छाप लो, छाप लिया? अब इसमें से कोई भी थीम उठा लो, वुमेन, ट्रांस, चिल्ड्रन, डिसेबल, SC ST, ओल्ड एज, इसको करना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। छापो छापो छापो, हमारे पास बहुत टाइम रहता है, आप लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले। अब आप इसमें से कोई भी सेक्शन उठाओगे, चाहे आप वुमेन उठाओ, चिल्ड्रन उठाओ, कुछ भी उठाओ, आपको कैसे कंप्लीट करना है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले यू नीड सर्टेन फैक्ट्स जो ये प्रूफ कर पाए कि विमेन जो है वो सोशली डिप्राइव्ड है, विमेन जो है वो वर्नरेबल सेक्शन का पार्ट है। Am I right? समझ में आया? सबसे पहले तो हमें ये करना है, दैट इज द स्टेज 1, आइडेंटिफिकेशन। अरे हाँ या ना? हम क्यों 100 करोड़ रुपया इनके लिए खर्चा करेंगे, हमें प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा हम कैसे पढ़ेंगे, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, देन थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। आई रिपीट, इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब आप में से बहुत से लोग स्टेट के भी एग्जाम दोगे, अरे हाँ या ना? तो क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से काम चलेगा क्या? नहीं, आपको किसके स्कीम्स को भी ध्यान देना होगा, स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को भी ध्यान देना होगा। एंड लास्ट में बेटा आपको वे फॉरवर्ड देखना है। इस वे फॉरवर्ड में आपको सर्टेन कमिटीज के रिकमेंडेशंस लिखनी है। आई रिपीट, सर्टेन कमिटीज के रिकमेंडेशंस लिखनी है, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको लिखना है। एंड लास्ट में फिर क्या बच गया आपका, कंक्लूजन। बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? आई कैन राइट दिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि अगर तुमने अपने उस टॉपिक का प्रिपरेशन ऐसे किया जैसे मैं बताया, कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी दिन क्वेश्चन आए, चाहे वो यूपीएससी में आए चाहे वो एपीएससी में आए, यू विल बी एबल टू गेट अ गुड मार्क्स। एम आई राइट? छापिए इसको। क्लियर है ना? क्लियर है ना? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, अब हम लोग ने 3 चीजें समझा। सबसे पहले हमने समझा कि सोशल जस्टिस क्या है, फिर हमने समझा कि सोशल जस्टिस हमें क्यों करना है, फिर हमने समझा कि सोशल जस्टिस कैसे करना है, फिर हमने समझा एग्जाम में नंबर कैसे लाने हैं। बात समझ में आया? वे फॉरवर्ड का पार्ट में, वे फॉरवर्ड में बेटा देखो, आप कोई बहुत बड़े तोप तो हो नहीं,
आप तो एज ए एस्पिरेंट ही हो ना, आपके जैसे 10,000 लोग मेंस लिख रहे हैं यूपीएससी का, हाँ या ना? तो आपका सजेशन से बेहतर होता है कि आप किसी कमिटी के रिपोर्ट के सजेशंस को लिख दो। जैसे नीति आयोग ने कोई कमिटी बनाई, उसके बारे में लिख दिया। इकोनॉमिक सर्वे में अगर कोई चैप्टर है, हमने वहां से वो सारे सजेशंस को कोट कर दिया। पार्लियामेंट की कोई डिबेट है, वो हमने वहां से कोट कर दिया। इससे नंबर ज्यादा मिलता है रादर देन प्लेन वे फॉरवर्ड लिखने से। एम आई राइट? एम आई राइट ना? अरे हाँ या ना? ये बात। एंड लास्ट में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने लिखा है बेटा, ग्लोबल बेस्ट, और तेरी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने आपको लिखा है। आप ऐसे पढ़ो, रैदर हम ऐसे ही पढ़ेंगे, किसी की हिम्मत हो तो नंबर काट दे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? चलो, तो वी विल नाउ स्विच टू द सिलेबस के तरफ। अब हमने सिलेबस को देखना है। सिलेबस जो है वो एक बार देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, जब हम लोग मेंस के सारे टॉपिक्स वगैरह को डिस्कस करेंगे तो हमने पेपर वाइज जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड असम स्पेसिफिक पेपर 5, हमने इन सारे पेपर्स के लिए आपके लिए एक 500 क्वेश्चन का, जिसमें लगभग 100 हर सब्जेक्ट में है, 100 क्वेश्चन का मॉडल क्वेश्चन मॉडल आंसर प्रिपेयर किया है। उसको पढ़ के जाइएगा जब भी आपको एग्जाम देना होगा। एम आई राइट? 60-70% ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम डायरेक्टली दैट बुकलेट एक्चुअली। एम आई राइट? तो आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वैल्यू एडिशन सब आपका वहीं से होता रहेगा। तो अब हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं। चलो, तो जो हमारा ये जो हमारा सिलेबस है जिसको हमें पढ़ना है अपने आने वाले क्लासेस में, उसमें से मैं नीचे से स्टार्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास? वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वर्नरेबल सेक्शन। वर्नरेबल सेक्शन क्या है आपको पता चल गया? अरे हाँ या ना? तो उनके लिए अगर कोई भी स्कीम लेके आती है स्टेट गवर्नमेंट, या उनके लिए अगर कोई भी स्कीम लेके आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम उसको पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो अगर कोई स्कीम आती है तो इस स्कीम का प्रोविजन, उस स्कीम का बैकग्राउंड, उस स्कीम के पीछे का जो एनालिसिस है, और उस स्कीम में क्या क्या कमियां हैं, और उस स्कीम को कैसे और बेहतर कर सकते थे, ये आपको पढ़ना है। एम आई राइट? जैसे विमेन रिलेटेड स्कीम आया, निजुत महीना स्कीम करके आया, 2.0 भी खैर आ गया है। तो अब आपको उस स्कीम के बारे में बहुत अच्छे से देखना होगा। नीति आयोग कोई स्कीम, कोई प्रोग्राम लेके आता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेके आता है, तो आपको देखना होगा। बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? वेरी गुड। फिर उसके बाद अगला क्या है? रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। सिविल सर्वेंट कौन है आपको पता है? अरे हाँ या ना? आप में से कुछ लोग बनोगे, कुछ लोग नहीं बनोगे। तो जो बनोगे वो सिविल सर्वेंट होंगे, जो नहीं बनोगे वो सिटीजन रह के रह जाएंगे खाली। ठीक है, तो आपका क्या रोल है सिविल सर्विसेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सिविल सर्वेंट का रोल केवल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन तक है? अगर हाँ तो इसके फायदे क्या है, अगर ना तो इसका नुकसान क्या है? बात समझ में आया? सोसाइटी बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, इकोनॉमी बदल रही है, पूरी ओवरहॉलिंग हो रही है। आप देख लो, पूरी दुनिया देखो चेंज कर रही है, और बहुत तेजी से चेंज कर रही है। चैट जीपीटी है हमारे पास, एआई है, एमएल मशीन लर्निंग है। जितनी तेजी से दुनिया चेंज हो रही है, क्या उतना तेजी से सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चेंज हो रहा है? बोलो, नहीं चेंज हो रहा है। क्या उतना तेजी से हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो उस केस में सिविल सर्वेंट का जो रोल है बेटा वो और ज्यादा बढ़ जाता है कि आप कैसे फ्लेक्सिबल होते हैं नई नई चीजों को अडॉप्ट करने में, आप कैसे स्ट्रेंथ मेंटेन करते हैं अपने कोर वैल्यूज के ऊपर। बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? ये रोल ऑफ सिविल सर्वेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा जिस दिन भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला वो वही गरीबी, भूखमरी की जो इश्यूज चलते आ रही हैं 100-200 साल, इंडिया जैसी जो कंट्रीज हैं, हमने जो जो फेस किया है, चाहे वो पोवर्टी हो, चाहे वो हंगर हो, उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको पढ़ेंगे। फिर हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये समझनी होगी कि पोवर्टी से लड़ते हुए हमें ऑलमोस्ट 70 साल हो गए, बट फिर भी हम क्यों फेल रह गए?
हंगर से लड़ते हुए हमें आज 70 साल हो गए, फिर भी हम क्यों फेल हो गए? बात समझ में आया? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इतना सारा पैसा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इतना सारा तामझाम, व्हाई वी स्टिल फेल टू डिलीवर इन द केस ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। बात समझ में आया? अरे हाँ ना, इसमें फिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह भी सब आ जाएंगे, अपन देखेंगे उसको सही। फिर उसके बाद इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, ठीक है, एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, सोशल सर्विसेज। मोस्टली कहना ये चाह रहा है कि जो हेल्थ है, एजुकेशन है और ह्यूमन रिसोर्स, मैं मान के चल रहा हूं कि इसका मतलब स्किल डेवलपमेंट है। हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं या जो रीसेंट ट्रेंड आया है, रीसेंट डेवलपमेंट आया है, नया प्रोग्राम, नई पॉलिसीज अगर आ रही है, जैसे एजुकेशन में अगर आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे असम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया तो परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इट हैज बीन डायरेक्टली मेंशन इन द सिलेबस। बात समझ में आया? हाँ ना। हेल्थ में आपसे पूछ लिया, हेल्थ के बारे में, आयुष्मान भारत के बारे में बताइए, उसमें असम का क्या रोल हो सकता है, मतलब क्या सिचुएशन है, कैसे और बेहतर अपन कर सकते हैं, अगर आपसे पूछ लिया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट, एंड वी विल रीड ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लास इटसेल्फ। फिर उसके बाद अगला ध्यान से देखो, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। अब पहली बार तुम्हारे लाइफ में तुमने देखा होगा कि डेवलपमेंट इंडस्ट्री का टर्म आया। डेवलपमेंट प्रोसेस तो सही है, समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, इंस्टीट्यूशंस है, स्टेक होल्डर्स है, प्रोग्राम है, पॉलिसीज है, फीडबैक है, वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। बट ये डेवलपमेंट इंडस्ट्री क्या है? आपने उसी को ऑर्गेनाइज कर दिया तो क्या हो गया? डेवलपमेंट इंडस्ट्री हो गया, जिसमें आपको एनजीओज के रोल, जिसमें आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के रोल, जिसमें और भी जो एसोसिएशंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनका क्या रोल हो सकता है, और वो डेवलपमेंट को और ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं, डेवलपमेंट को ग्रास रूट तक लेके कैसे जा सकते हो, डेवलपमेंट को उस गांव तक लेके कैसे जा सकते हो जिसको नहीं पता है कि शहरों में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। बात समझ में आया? अरे हाँ या ना। आज भी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हमारे पास जिसके पास वाटर फैसिलिटी नहीं है, जिसके पास हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है, जिसके पास सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिसके पास नेटवर्क, मोबाइल, इंटरनेट नहीं है। एम आई राइट ना? अरे हाँ या ना। तो ये सारी जो इंडस्ट्री है, ये सारा जो सेटअप है, ये सारा सेटअप डिलीवर कैसे करेगा डेवलपमेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, ये आपको पढ़ना होगा। एम आई राइट? जोर से बोलो यार पहले तो। यस सर। नाउ वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कोई प्रोग्राम बना दिया, वो प्रोग्राम डिलीवर नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है बताइए, कैसे और बेहतर हो सकती है बताइए। फार्म इंश्योरेंस है, फार्मर है, एजुकेशन है, फिर आपका हेल्थ है, चाइल्ड लेबर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, चाइल्ड मैरिज के ऊपर पूछ लेगा, विमेन के ऊपर पूछ लिया, एससी, एसटी, वल्नरेबल सेक्शन में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सबके बारे में पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था। एम आई राइट? एम आई राइट? एंड एक सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू गवर्नेंस, उसमें क्या है? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, जिसमें क्या क्या आएगा? ट्रांसपेरेंसी, और क्या आएगा? अकाउंटेबिलिटी, और क्या आएगा? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है पता है ना आपको? अब आपको ब्लॉक में जाके लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, अब आप मोबाइल पे, पोर्टल पे सारा काम कर लो। तो एप्लीकेशन क्या क्या है ई गवर्नेंस का, मॉडल्स क्या क्या है, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं ई गवर्नेंस के, उसके बाद सक्सेसेस देखेंगे। देखो इंडिया का ई गवर्नेंस वर्ल्ड फेमस है, हमने पूरी दुनिया को करके दिखाया कि अपन कर सकते हैं। कोई मानता नहीं था कि इंडिया जैसी कंट्री जो है वो आधार जैसे एक्सरसाइज को इतने बड़े स्केल पे कर सकती हैं, और आधार बेस्ड इतने एपीआई आधार बेस्ड इतने प्रोग्राम पॉलिसीज आ जाएंगे कि सब कुछ एक सिंपल मोबाइल फोन और एप्लीकेशन या पोर्टल के ऊपर आ जाएगा। दुनिया इसको देख के बहुत हैरान होती है। Am I right? हमारा ई गवर्नेंस मॉडल वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बट एट द सेम टाइम लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस इन द टर्म्स की नेटवर्क नहीं आता, कभी पेज डाउन हो गया तो डाउन है तो डाउन है, 4 दिन से पेंडिंग है तो पेंडिंग है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। सबको फोन चलाने आता है क्या? नहीं आता। मेरे गांव में बहुत से लोग हैं जिनको नहीं आता। हाँ या ना? तो अब वो साइबर क्राइम्स वगैरह का भी डोमेन आ जाता है, साइबर थ्रेट वगैरह, प्राइवेसी वगैरह, डेटा चोरी वगैरह, बहुत सी बात। डेटा चोरी बोला, वोट चोरी नहीं बोला है, ठीक है ना? हाँ, डेटा चोरी, ठीक है।
डेटा चोरी वगैरह इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पोटेंशियल क्या है और कैसे बेहतर कर सकते हैं। सिटीजन चार्टर इंपॉर्टेंट है, ये एक पेपर होता है जिसमें एक प्रॉमिस किया जाता है कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, और अगर फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं तो सॉरी बोल देते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि उनको जेल हो जाएगा या कुछ भी। सिटीजन चार्टर क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैं गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट हूँ, जैसे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट हूँ, तो मैं एक सिटीजन के लिए चार्टर निकाल दूंगा कि मैं एज अ डिपार्टमेंट आपको क्या क्या सर्विसेज और किस क्वालिटी में सर्विस प्रोवाइड करूंगा, वही मेरा चार्टर हो जाएगा। मैंने फॉलो नहीं किया, आई एम सॉरी, खत्म। इतना ही इसका वैल्यू है। हम लोग देखेंगे इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। फिर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी क्यों जरूरी है। एथिक्स में भी आप पढ़ रहे होगे रादर, जब आप एथिक्स इन गवर्नेंस पढ़ोगे तो वहां पे आपको ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का एक एक पेज पढ़ाया जाएगा। एंड लास्ट में इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स जरूरी है। Am I right? समझ में आया? पहले आपको सिलेबस समझ में आया? अरे बोलो, थैंक यू बोलो, है ना? हाँ, अब पढ़ेंगे तो अब अपने को सब समझ में आएगा। हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर रहेगा कि हम ये पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। Am I right? Am I right? आज के लिए इतना ही। हाँ, आज के लिए इतना ही। हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पॉवर्टी, ठीक है, इट विल टेक अस 3 to 4 days, खत्म करा दूंगा मैं। Am I right? कोई डाउट है यहाँ तक? जोर से बोलो, जोर से। हाँ, अब आप सबको एक काम करना होगा। आई वॉन्ट कि आप सारे लोग पेन चलाएं, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। डिस्पाइट मल्टीपल, डिस्पाइट मल्टीपल, डिस्पाइट मल्टीपल constitutional provisions despite multiple constitutional provisions and despite multiple constitutional provisions and government initiatives, government initiatives women in India still lack empowerment. Women in India still lack empowerment. Still lack empowerment, beta. Full stop. In the light of our statement, in the light of our statement, in the light of our statement, critically examine, in the light of our statement, critically examine the initiative taken by the government, critically examine the initiative taken by the government and the causes of failure, and the causes of failure, causes of failure of such initiatives, of such initiatives. Also suggest the measure, full stop कर दो, also suggest the measure to strengthen, also suggest the measure to strengthen the condition of women, the condition of women with a special reference to, with a special reference to, with a special reference to Assam. समझ में आया? एक पेज का क्वेश्चन है ना? अरे आया ना?
ठीक है, इसको सॉल्व करो। एम आई राइट? ऑनलाइन में जितने लोग सॉल्व करोगे, मैं आपको मेल आईडी देता हूं, जिस मेल आईडी पे आपको भेजना है। लिखो, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप कितना खराब लिख सकते हो। सीरियसली, कल आपको इसका मॉडल आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आया? हाँ, तो आप कितना खराब लिख सकते हो, बस आप इतना बता दो। हेलो पिंटू, व्हाट इज द मेल आईडी? मेरी बात समझ में आई है ना? अरे रुको, मेरी बात समझ में आई है ना? अरे सामने देखो, मेरी बात समझ में आई है ना? अब हमने जो ये पढ़ा था कि हमें आंसर्स प्रिपरेशन कैसे करनी है, लो यही पूछा गया है आपसे। एम आई राइट? बस आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया गया। ठीक है, तो घर जाओ, इसको अच्छे से लिखना। इफ यू वांट टू डू गूगल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एम आई राइट? बात समझ में आया ना? हाँ, बट क्वेश्चन डायरेक्टली कट कॉपी पेस्ट मत कर लेना कि कहीं से आंसर उठा लिया, ये सब काम मत करना। गूगल करना है गूगल कर लेना, नोट्स बनाना है नोट्स बना लेना, फिर इसको आंसर आप कर सकते हो। एम आई राइट? एम आई राइट ना? ठीक है, ऑन दिस नोट 2 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार बस मेल आईडी दे दूं। फोन चला रहा है क्या? किसका? घर से? पक्का? ठीक। हाँ, जो लोग ऑनलाइन में हैं बेटा, आप लोग अपने आंसर्स को यहाँ पे भेज देना। स्मार्ट आईएएस इवैल्यूएशन, स्मार्ट आईएएस इवैल्यूएशन @gmail.com। am I right? am I right ना? हाँ, बाकी ऑफलाइन में आई एम अवेलेबल, कल आके आप इवेलुएट करा लीजिएगा। बात समझ में आया? कल से हम विमेन चिल्ड्रन कल खत्म कर लेंगे। बात समझ में आया? बहुत पतले पतले नोट्स होंगे एकदम, 2-2, 3-3, 4-4 पेज के होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, बट आपको वो 4 पेज के नोट्स बहुत अच्छे से इंटरनलाइज करना है। ठीक है, अब आपको आपके एप्लीकेशन पे काम करना है कि अगर वो इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया, उस 4 पेज की नोट से अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिल गया, तो मुझे और अच्छे से कैसे आर्टिकुलेट करके आंसर लिखना है, दैट शुड बी द एम ऑफ योर पूरा का पूरा लर्निंग process. Am I right? On this note, your class is over. Thank you.